After the banking transactions, today we will proceed further. And I will tell you today some very special transactions. Banking transactions, if there is any transaction you would like to ask, you can ask. Excuse me, Yes. sir. Yes. Sir, in illustration 11, in the last question, there are 3 dates: March 26th, March 31st, and March 20. Which one? Sir, illustration 11, last transaction. यस, क्योंकि उसमें दे रखा है ना, पहले सुधा को सेल्स की है, मार्च 20 को, फिर उसमें लिखा है इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 10 days. टेन डेज के अंदर पेमेंट रिसीव होने पे कितने डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट. तो उन्होंने 26 को पेमेंट करी है, 26 को पेमेंट करी. उसके बाद जो बाकी बची हुई पेमेंट है वो उन्होंने 31 मार्च लास्ट उस दिन कर दी. एक बार सेल्स हुई है, फिर एक बार पार्ट पेमेंट हुई है, थोड़ी पेमेंट, फिर बाकी बची हुई पेमेंट हुई है. तो 3 एंट्री हो गई उसी बुक में. सुधा वाला तो है, सुधा टू सेल्स वाला. उसमें कंडीशन है ना कि अगर आप कुछ पेमेंट करेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा. फिर जो है आप वो करेंगे, क्या कहते हैं, बाकी पेमेंट जो है वो 10 डेज के अंदर पूरी करेंगे, तो उसकी पेमेंट की भी एंट्री है उसमें. कीप योर कैमराज ऑन एवरीवन. प्रियांशु, मुस्कान, सन्नी, सुप्रीत. Now some special transactions. एक है इसमें आपका ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री प्रीवियस ईयर का जो कुछ भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, प्रीवियस ईयर में जो कुछ भी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस होगा इन द फॉर्म ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वो इस साल हमारे लिए ओपनिंग बैलेंस होगा. तो इस साल 1 अप्रैल 31 मार्च 2021 को जो भी बैलेंस होगा दैट विल बी द ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2021. So on 1st April, we will make an entry for the first time in the books that will be known as opening entry. तो उसमें जितनी भी असेट्स दी होंगी वो सारी असेट्स आप लिखेंगे और उनको डेबिट करेंगे. जितनी भी लायबिलिटीज दी होंगी
उन सारी लाइबिलिटीज को लिखेंगे और उन्हें क्रेडिट करेंगे, बिकॉज ऑल द लाइबिलिटीज आर क्रेडिट। जब आप सारी एसेट्स लिखेंगे और सारी लाइबिलिटीज लिखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। You will have two options when the asset will be less than liability, when the total of assets will be less than liabilities, as in illustration number, as in the example। ओपनिंग एंट्री यहां पर दी हुई है, वहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें आप देखिए असेट्स और लाइबिलिटीज बहुत सारी दी हुई हैं, उनको नीचे जनरल में देखिए आपने सबको उतार लिया। ऑल द असेट्स आर डेबिटेड, ऑल द लाइबिलिटीज आर क्रेडिटेड, फिर आपने उनका टोटल किया। लाइबिलिटीज का टोटल इसमें ज्यादा आ रहा है और असेट्स का टोटल इसमें कम आ रहा है। लाइबिलिटीज का टोटल आ रहा है इसमें 2,20,000, असेट्स का टोटल आ रहा है 1,89,000। जब आप टोटल करेंगे तो आपका टोटल आएगा ये। असेट्स देखिए कौन कौन सी है, कैश, बैंक, स्टॉक, अशोक, पवन। मिल गया क्वेश्चन। इन सारी असेट्स को टोटल करने पे आ रहा है 1,89,000, जबकि लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटीज को टोटल करने पे आ रहा है 2,20,000। इसका जो डिफरेंस है दैट इज आवर गुडविल। When asset will be less than liabilities, difference will be treated as goodwill। आप उसे asset साइड में लिखेंगे। और अगर असेट का टोटल ज्यादा आ रहा हो, लाइबिलिटीज में कैपिटल ना दी हो, तो बैलेंस आ जाएगा कैपिटल, डिफरेंस विल बी कैपिटल। और अगर कैपिटल दी हुई हो तो डिफरेंस आएगा रिजर्व। नॉर्मली इट विल बी कैपिटल। नॉर्मली इट विल बी कैपिटल। इसको नोट कीजिए।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सीबीएसई का आजकल बहुत काम चल रहा है, अपडेशन ऑफ मार्क्स एंड ऑल, दैट ऑल्सो वी हैव टू सी साइमल्टेनियसली। तो दो ऑप्शन होंगे आपके सामने, या तो लायबिलिटी साइड बड़ी होगी, असेट आपकी कम है, तो जितनी असेट हमारी कम होती है हम कह देते हैं वो हमारी गुडविल है, राइट। असेट ज्यादा है, लायबिलिटी दे रखी है और उसमें कैपिटल नहीं दी है, तो डिफरेंस क्या आएगा? कैपिटल। डिफरेंस विल बी कैपिटल। अब आ जाते हैं बैड डेब्ट्स। व्हाट डू यू मीन बाय बैड डेब्ट्स? भाई बैड डेब्ट्स का क्या मतलब होता है? The amount बैड not मतलब, recover. यस, बैड मीन्स विच इज नॉट गोइंग टू बी रिकवर्ड। डेटर्स, डेब्ट का मतलब उधार, बैड डेब्ट्स का मतलब वो उधार जो हमें मिलेगा नहीं, जो डूब जाएगा। डेटर इज नॉट रेडी टू पे, या वो कह रहे हैं कि आप कुछ पैसे ले लीजिए, बाकी आई एम नॉट एबल टू पे। अभी जैसे कोविड चल रहा है, मेनी ऑफ द डेटर्स विल से 5,000 रुपए आपका बिल है, आप 4,500 रुपए ले लो, आई एम नॉट एबल टू पे। तो पर्सन को छोड़ने पड़ते हैं वो पैसे। कई बार डेटर्स जो है भाग जाते हैं, कई बार डेटर्स देने से मना कर देते हैं पैसे, दैट अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट। इसमें एक ट्रांजैक्शन होती है कि सपोज an amount of 60 paise in a rupee is recovered from our debtor an amount of 60 paise in a rupee is recovered from our debtor who owed us 20,000। कोई भी एक आदमी है जिसने हमें 20,000 रुपए देने हैं, लेकिन वो कह रहा है मैं आपको सिर्फ 60 पैसे दे पाऊंगा 1 रुपए पे। 60 पैसे का मतलब होता है 60%, बिकॉज 60 अपॉन 100, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 60 अपॉन 100 तो हो गया 60%। अगर 50 पैसे होगा तो 50%, 40 पैसे होगा तो 40%, 70 पैसे होगा तो 70%। तो अगर वो 20,000 रुपए में सिर्फ 60% हमें देगा, तो 20,000 का 60%, दैट इज 60 अपॉन 100, he will pay us 12,000 रुपीज। तो वो जो बाकी बचे 8,000 रुपए, वो हो गए बैड डेट। सपोज द डेटर जिससे हमें पैसे लेने थे उसका नाम था रमेश। तो जो ये ट्रांजैक्शन है इसमें 3 अकाउंट हो गए, अब एक बैड डेप्ट, एक कैश और एक रमेश। बैड डेप्ट हमारे लिए लॉस है, कैश असेट है, डेटर ये आपकी एंट्री होगी। अमाउंट चेक कीजिए,
this will be the journal entry for it. क्या जनरल एंट्री हुई देखो, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 8,000, कैश अकाउंट डेबिट 12,000, टू रमेश अकाउंट 20,000. You see, this is a compound journal entry. There are two debits and there is only one credit. Two debit, one credit. लेकिन जो ये दो डेबिट है इनका टोटल भी क्रेडिट के बराबर है 20,000. So very important that your debit should be equal to your credit. Turn the cameras on. Everyone, keep the camera on. Sarthak, this Priyanshu, once. Priyanshu Bhatt. नेक्स्ट एंट्री पे आइए. नेक्स्ट एंट्री, Sarthak, keep your camera on all the time. This is very important about bad debt and the amount received. Now the next one is bad debt recovered. Bad debt recovered. जो भी स्पेशल ट्रांजैक्शंस है या जो भी जनरल में आपकी एंट्री होगी, हर एक को हम आपको 5 स्टेप्स में बताएंगे, so that you know which account is debted, what is its nature and how it is done. बैड डेब्ट रिकवर्ड, मान लीजिए पिछले साल 5,000 रुपए ना, ये 8,000 रुपए इन्होंने नहीं दिए थे. किन्होंने? रमेश ने. लेकिन नेक्स्ट ईयर इन्होंने ये पैसे दे दिए. पिछले साल के डूबे हुए पैसे 8,000 रुपए जो इस साल मिल गए, उसको कहते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड. ऐसे वाली ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट होंगे, एक कैश cash is asset, bad debt recovered is income. Bad debt recovered is our income, क्योंकि हम तो मान चुके थे कि वो पैसे डूब चुके हैं. That amount is now no more recoverable, but all of a sudden it is recovered, which is a good sign. तो हम उसे क्या लिखेंगे? Income. जो भी अमाउंट आपको वापस मिला वो लिख दीजिए 8,000. जनरल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट.
कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट. नेक्स्ट वन इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. आपके में डायरेक्ट आंसर दिया हुआ, मींस डायरेक्ट जनरल एंट्री दी हुई है, हम उसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑल द ट्रांजैक्शंस को दैट यू हैव टू सी. बनाइए इसमें अपने आप 5 स्टेप्स बना के देखिए. हाँ जी सर. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, 2 अकाउंट है इसमें. एक अकाउंट को तो आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक में लिखेंगे एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस हो रहा होगा. जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आप लिखेंगे सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग रेंट है तो आप लिखेंगे रेंट और आउटस्टैंडिंग रेंट, दोनों लिखेंगे उसमें. आउटस्टैंडिंग वेजेस है, आप लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड वेजेस. Outstanding wages is our liability. वेरी इंपॉर्टेंट है करेक्ट नेचर. आउटस्टैंडिंग हमारे ऊपर जो भी चीज होती है वो हमने अभी तक पे नहीं की है. इट इज आवर लाइबिलिटी, वी ओ इट टू अदर्स. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो मतलब हमने अभी तक किसी को सैलरी नहीं दी है जो कि उसको देनी चाहिए थी हमने, वो हमारे ऊपर ड्यू हो गई है. दैट इज व्हाई इट इज अ लाइबिलिटी एंड द एक्सपेंस इज एक्सपेंस. कोई भी सैलरी रेंट वेजेस जो भी आप यहां पर लिखेंगे दैट इज एक्सपेंस, दोनों पढ़ रहे हैं. खर्चा मैंने आपको बताया हमेशा बढ़ता ही है. सैलरी बेशक आपने पे नहीं की है लेकिन खर्चा तो फिर भी हो गया वो आपका. सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्या हो गया?
इसमें ब्लूटूथ लगाओ ना। कहाँ है ब्लूटूथ? ठीक है, क्या इंस्टॉल कर लिया? जनरल एंट्री क्या हो गई? The Bluetooth device is connected successfully. एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरी होगा तो क्या लिखेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। नेक्स्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, हम मोबाइल का रिचार्ज कराते हैं, प्रीपेड रिचार्ज। प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब क्या हुआ? कैश हमने पहले से पे कर दिया है। और जो प्रीपेड एक्सपेंस है, जो मोबाइल का रिचार्ज है, वो हमारी असेट है। प्रीपेड एक्सपेंस इज आवर असेट, नोट डाउन। प्रीपेड एक्सपेंस इज आवर असेट। जहां पर भी हम कैश लिखते हैं, अगर वहां पर पेमेंट बैंक से होगी तो आप बैंक लिख देंगे। चेक लिखा होगा अगर, तो कैश की जगह आप हमेशा वहां पर क्या लिख देंगे? बैंक। और कैश भी एसेट होता है, बैंक भी एसेट होता है। मान लो आपने प्रीपेड रेंट दिया है, रेंट पे किया है, और वो पेमेंट की है बैंक से, सो प्रीपेड रेंट लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे बैंक। प्रीपेड मैंने आपको बताया क्या आपका? ये हो गई आपकी जनरल एंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस असेट होती है हमारी, क्योंकि हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। नाउ वी विल अवेल द फैसिलिटी, तो वो हमारी असेट है। आप किराए पे मकान पे जाते हैं, 1 महीने का किराया अगर एडवांस दे देंगे तो 1 महीने के लिए वो कमरा आपका हो गया, प्रॉपर्टी हो गया आपकी, एसेट। जनरल एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड कमीशन, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंटरेस्ट, अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है आपका फॉर लास्ट फॉर टुडे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसी भी असेट पे लगता है, उससे असेट की वैल्यू कम हो जाती है। आपका स्कूटर, मशीन, कार, फर्नीचर, कोई भी एसेट होगी, हर साल उसकी वैल्यू कम होती रहती है, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। 2 अकाउंट है, एक डेप्रिसिएशन, और जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा उस एसेट का नाम लिखेंगे। मशीन, फर्नीचर, कंप्यूटर। डेप्रिसिएशन इज लॉस। ये हो गई जनरल एंट्री। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट या प्लांट अकाउंट, वट एवर।
furniture account. So this is all for today. Now note down the syllabus for the unit test or periodic exam. Note down the syllabus for the periodic exam. Business studies, chapter number 1, 2 and 3. Business studies, chapter number 1, 2 and 3. That is first chapter, you know, nature and purpose of business. Chapter number 2, forms of business organization. Chapter number 3, private, public and global enterprises. Account, chapter number 1, 2, 3, 6 and 9. Chapter number 1, 2, 3 are theoretical chapter, very important. Chapter number 6 is accounting equation. Chapter number 9 is this, which is going on, journal entries. Chapter number 1, 2, 3 for theory, which is very, very important for the beginners in accounts. That is why. And chapter number 6 and 9 for numericals. Once again, chapter number 1, 2, 3. First 3 chapters, then accounting equation, and then journal. Is it clear to everyone? Yes. It will be also sent to you in the group. Timetable is already sent to you. Take the exams very, very seriously. Oral exam also I will conduct one by one, face to face, and also written. Complete your work and start preparing for the exam. Come back for the business class. Thank you. God bless all of you.